हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जल्दी से हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसमें हमने स्टडी किया था कि आप चार्ज को किसी भी सिस्टम में अगर अलग अलग लोकेशन पे चार्ज हैं तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे, लाइक अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इनसाइड अ सिस्टम। तो वहां पर हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया था सिंपली उनका सम करके। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हमने स्टडी किया कि जो टोटल चार्ज होगा इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जितना भी टोटल चार्ज होगा एक बॉडी पे दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज E. And third one is conservation of charge. And it is charge of an isolated system always remain constant. Charge is neither created and nor be destroyed, but charge transferred from one body to another body. तो ये 3 properties हमने study की थी and that are very important topic about electric charge. अब हम देखते हैं कि एक चार्ज में और एक मास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। चार्ज आपने देखा जीरो भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन आपने मास को हमेशा कैसा स्टडी किया है, पॉजिटिव। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। Mass is always positive quantity. सेकेंड पॉइंट, जो चार्ज है वो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। सो हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी। बट मास हम कहाँ स्टडी करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स आपने स्टडी किया है, ये यूनिट ग्रेविटेशन इन क्लास 11, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो मास होंगे, डिफरेंट टू मास होंगे, उनमें जो फोर्स होगा वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। थर्ड डिफरेंस, चार्ज does not vary with speed of light. स्पीड ऑफ लाइट के साथ चार्ज कभी भी वेरी या चेंज नहीं होगा। बट अबाउट मास, मास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के साथ इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास इंक्रीजेस
with speed of light. That is the third difference between charge and mass. Fourth difference is charge is always quantized. But mass conservation is not yet established. ठीक है, ये आपने स्टडी किया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में होगा, बट मास कंजर्वेशन नहीं होता, बिकॉज मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एंड वाइस वर्सा. दैट इज द फोर्थ मेन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. अब हम स्टार्ट करेंगे. मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कूलम्ब्स लॉ. तो सबसे पहले हमें देखना है कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी. कूलम्ब्स एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ बताया था. एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट force of attraction and repulsion between two stationary point charges first directly proportional to the product of magnitude of electric charges. And second point is inversely proportional to the square of distance between them. According to this law, the force of attraction and repulsion between two stationary point charges. So note here stationary and second condition is point charges. So that is directly proportional to the product of magnitude of two electric charges, and second point is inversely proportional to the square of distance between them. So mathematically we can write this, that is the force of अट्रैक्शन और रिपल्शन. ये कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस एंड सेकेंड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. देन कंबाइन दिस टू इक्वेशन, वी हैव दिस फोर्स is Q1 Q2 upon R square. यहाँ पे आपने चार्ज को डिनोट करना है Q1 एंड Q2 से, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डिनोटेड बाय स्मॉल r. तो यहाँ पे आपने पॉइंट चार्जेस लिए Q1 एंड दैट इज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r. So here Q1 Q2 on R square. If we remove this proportional sign, a constant is there represented by K Q1 Q2 upon R square. Here this K is
electrostatic constant and unit of this K. इस K के यूनिट आप निकाल सकते हैं F this here R square by Q1 Q2. So it is Newton meter square per coulomb square. So value for this constant is fixed 1 by 4 pi epsilon naught, and that is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. And this epsilon naught is known as permittivity of free space. तो यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ आपने जो नोट लगाया है ये क्या डिनोट करेगा कि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं या फिर वैक्यूम की बात कर रहे हैं। हमने जो चार्ज को यहाँ पे रखा है Q1 Q2, तो ये हमने कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं। जब आप वैक्यूम को रिप्रेजेंट करोगे देन राइट हियर एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ K in this equation first. Now formula 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. That is very important formula, and this is known as Coulomb's law. And that force may be attractive or repulsive. That depends on the nature of charge, whether it is positive charge or negative charge. If this Q1 is positive charge, Q2 is, if this Q1 is positive charge and Q2 is negative charge, then this force कैसा होगा? ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हैं। अगर सेम नेचर के चार्ज हम कंसिडर करते हैं, इफ बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, देन व्हाट हैपन इन, ये जो फोर्स होगा ये कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। देन इफ आई पुट हियर Q1 एंड Q2 बोथ आर इक्वल चार्जेस एंड उनकी वैल्यू हम रखते हैं 1 कूलम एंड R इज 1 मीटर, देन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पुट करिए, दैट इज 1, ये भी 1। तो यहाँ पर हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 1 ही आएगा, ये 1 स्क्वायर 1। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आई? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन, एंड इसकी वैल्यू आपको पता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is equal to 9 into 10 raised to power 9, and unit for force is Newton. तो अगर आप पुट करते हैं दोनों चार्जेस को 1 कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 1 मीटर, तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स वैल्यू इज 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को। 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होगा? ओके, हाउ कैन वी डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज? यहाँ पे फोर्स कितना आया है? 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। So we define this 1 coulomb of charge. It is that amount of charge which repel equal and similar charge with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton and placed in vacuum
distance or we can say here when distance of 1 meter from it। तो आपने पुट किया था दोनों चार्ज को 1 कूलम और हम यहाँ पे हम सिमिलर चार्ज उनको कंसीडर करेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट इज रिपल्सिव फोर्स। तो वो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। और दोनों चार्जेस को आपने कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है 1 मीटर पे एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। आपने दो सिमिलर चार्ज लिए, उनको आपने 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 1 कूलम। तो उन दोनों चार्ज के बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो हम ऐसे 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी चार्ज की, दैट इज कूलम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी से हम चार्ज की यूनिट को डिनोट करेंगे। देन सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, हम इसको ESU इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम। दैट इज द एसआई यूनिट फॉर चार्ज एंड सीजीएस यूनिट क्या होगी चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे लिखेंगे ESU और वी कैन राइट दिस एज स्टेट कूलम। तो आपने स्टडी किया कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम उसके लिए स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फिर से आप दो चार्ज को कंसीडर करेंगे Q1 एंड Q2 चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज को आप स्मॉल r से डिनोट कर लीजिए। अगर इन दोनों चार्जेस को मैं कंसीडर करती हूँ पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज कैसे नेचर के हैं पॉजिटिव, तो ये चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, ये चार्ज भी इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। अब डिपेंड करता है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर दोनों का सेम है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं कि इस वाले चार्ज पर कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन आप डिनोट कर सकते हैं, रिपल्सिव है तो ये चार्ज कैसे जाएगा, इससे दूर जाएगा इन दिस डायरेक्शन एंड दैट Q1 इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये वाली डायरेक्शन होगी। तो आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लिखना है, ये फर्स्ट चार्ज है तो F1 एंड दैट इज 2 एंड वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं एरो से। तो दैट रिप्रेजेंट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, कि फर्स्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा किसकी वजह से सेकेंड चार्ज की वजह से। सिमिलरली हम यहाँ पे Q2 के ऊपर भी फोर्स निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हमने मेंशन कर दी है, दैट इज द डायरेक्शन। सो हियर वी कैन राइट दिस F21। तो F21 क्या डिनोट करेगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो F12 को हम कैसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 और F21 को फोर्स ऑन Q2 चार्ज
due to Q1. Okay, that is the direction of F12 in this, and F21 के लिए डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि अगर आपके सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आपने स्केलर फॉर्म अभी पढ़ी है कूलम्ब्स लॉ की, वही अप्लाई करते हैं हम टू कैलकुलेट द वेक्टर फॉर्म। सो हियर F12, तो आपने फॉर्मूले में पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, उनका प्रोडक्ट हम लेंगे और जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में उसका स्क्वायर लेंगे। तो 1/4πε0 Q1 एंड Q2 ऑन R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर भी डिनोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम R12, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो R12 है दैट इज यूनिट वेक्टर और उसकी डायरेक्शन कहाँ से है, 1 से लेके 2 की तरफ। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर R12 की। अगर यहाँ पे हम डिनोट करें यूनिट वेक्टर R21, तो इसकी क्या डायरेक्शन होगी, यस राइट, 2 से 1 की तरफ। ओके, तो ये डायरेक्शन हमने डिनोट की है किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। R12 दैट इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2 and R21 that is unit vector directed from 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए F12 की डायरेक्शन क्या है, F12 डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, दिस R21। तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए, F12 की डायरेक्शन को शो करने के लिए किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का। तो वो क्या होगा, R21 दिस। से दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो सिमिलरली आप सेकेंड फोर्स के लिए भी बना सकते हैं इक्वेशन, सिमिलरली फॉर F21। ओके, सो हियर 1/4πε0 ये सेम रहेगा बिकॉज दैट इज स्केलर फॉर्म। सिर्फ जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, यूनिट वेक्टर की वजह से आया है, जो डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, फोर्स की। तो यहाँ पे फोर्स देखिए F21, F21 देखिए कहाँ है, ये है F21। तो इसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा, R12। अब इसकी डायरेक्शन भी क्या है, दिस डायरेक्शन। सो दैट इज R12 है। इसको लिखिए इक्वेशन सेकेंड। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास दोनों फोर्सेस की। अब ये देखेंगे हम, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया है, अब डायरेक्शन के लिए आप क्या डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा R12 दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन को अपोजिट शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट F12 minus of F21। If we take both charges of same nature and of same magnitude, तो उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल, कि दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। एक फोर्स की डायरेक्शन ये आई और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये आई। दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी उनकी, अपोजिट होगी। तो उसको शो करने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मोड। यहाँ पे दोनों तरफ आप मोड का यूज करोगे एंड दैट शोज नेगेटिव, क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन आए, हम क्या कंक्लूड करते हैं,
we can conclude that Columbian forces obey न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। जब भी एक्शन आप करोगे तो रिएक्शन भी होगा, बट रिएक्शन कैसा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कोलंबियन फोर्सेस ने वही चीज प्रूफ की कि आपने एक फोर्स लगाया, दूसरा फोर्स भी लगा, बट कैसे लगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोलंबियन फोर्सेस किस लॉ को लेके आए? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ठीक है, घूम फिर के फिर से हम कहाँ पे आ गए हैं? न्यूटन थर्ड लॉ पे आ गए हैं। सेकेंड, इसने कहा कि यहाँ पर जो हमने चार्जेस लिए हैं वो कैसे चार्ज लिए हैं? पॉइंट चार्जेस लिए हैं। तो आपका कूलम्ब लॉ कहाँ वैलिड होगा? फॉर पॉइंट चार्जेस। Coulomb's law valid for point charges and second point for stationary charges. Or we can say charges at rest. ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ जो फोर्स है F21 एंड F21, तो ये जो फोर्स लगी है आपकी, इनको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं Q1 Q2। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा था F12, उसकी डायरेक्शन ये थी, एंड Q2 पे कैसा फोर्स लगा? F21। तो दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, बट these two force act along the same line joining the center of two charges। दोनों फोर्स जो एक्सर्ट हो रही हैं that along the ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है ये लाइन, और ऐसे फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। तो ये फोर्स कैसे आए यहाँ पर? सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, दिस आर द थ्री मेन पॉइंट। कोलंबियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकेंड, जो आपका कूलम्ब्स लॉ है, दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड चार्जेस एट रेस्ट। थर्ड पॉइंट, ये जो फोर्स होंगे कोलंबियन फोर्सेस, दैट आर सेंट्रल फोर्सेस। नाउ कूलम्ब्स लॉ रेंज। अब किस रेंज तक ये फोर्स वैलिड होंगे? तो उनकी जो रेंज होगी वो होगी 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर। तो इस रेंज तक ये फोर्स क्या करेंगे? वैलिड होंगे। अगर आप दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेस देन, इफ दिस आर लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, और आपको पता है दैट इज न्यूक्लियर साइज। अगर आप दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम लेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएंगे देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होके कौन सा फोर्स होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होगा चार्ज के बीच में वो कितना होना चाहिए? इस रेंज में होना चाहिए। इसके बाद ये फोर्स वैलिड नहीं होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी। That is also very important topic, dielectric constant और relative permittivity। अब हम इसको डिनोट करेंगे कैसे? ठीक है, अब सबसे पहले समझिए परमिटिविटी क्या होगी। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो क्या बताएगी आपको? दैट डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन दैट
मीडियम, कि आपने चार्ज को किस मीडियम में प्लेस किया है और वहां पर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा. सो इट इज डिफाइंड एज, it is the property of medium which determine the electric force between two charges placed in that medium. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आप नोट करने वाले हैं कि अगर आप चार्ज को वैक्यूम के अलावा अगर कहीं और प्लेस करते हैं, एयर, वाटर, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. तो वो हम कैसे कंपेयर करेंगे? बाय यूजिंग दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इसके लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे कि जब आप दोनों चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा. अगेन वी अप्लाई कूलम्ब्स लॉ. तो वैक्यूम के लिए आपको क्या करना है, आसान नोट आप लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. Q1, Q2, these two charges and separated by distance small r. तो आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट. अब आपने क्या किया, चार्ज को उठा के किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया, तो आप उसको डिनोट करेंगे एफ मीडियम. अब क्या चेंज आएगा, 1/4 यहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन. नोट मैंने आपको पहले ही बताया, नोट कब लगाना है, जब आप वैक्यूम की बात कर रहे हो. जब आप किसी मीडियम की बात करोगे तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है. देन अगेन टू चार्जेस Q1, Q2 by r square, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड. नाउ डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम. जब आप दोनों फोर्स को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो एप्सिलॉन होगा इसका क्या नाम होगा, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी. या फिर आप इसको बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. जब हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो उसको परमिटिविटी को आपको डिनोट करना है एप्सिलॉन के साथ. नाउ दैट रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K एंड दैट K इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसी को हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो देखिए फोर्स में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं. फोर्स इन वैक्यूम, इसका मतलब जब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, when these two charges placed at some distance apart and these two charges are placed in vacuum, to the force between two similar charges and again these two charges are placed apart but now placed in any medium. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेशियो आपको लेना है फर्स्टली फॉर वैक्यूम एंड देन फॉर मीडियम. पहले आपने वैक्यूम में प्लेस किए थे दोनों चार्जेस एंड उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, फिर सेम डिस्टेंस है एंड दोनों चार्जेस को आपने कहाँ रखा, मीडियम में. तो इन दोनों फोर्स के रेशियो को आप क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एंड सेकेंड डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या था हमारे पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. And this epsilon by epsilon naught is also known as epsilon r, relative permittivity. इसी रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं. This ER and K is same, चाहे आप K लिखिए या ER, both things are same. Now from this equation
we can say F medium equal to F vacuum by K. From here we can compare force exerting between two charges when they are placed in any medium or when same both charges placed in vacuum. तो दोनों में जो force का difference आएगा we can compare by using dielectric constant. So put this value for vacuum is 1. vacuum के लिए K की value कितना होगा 1. For air it is 1.0005 and for water it is 80. तो हम अगर दो चार्जेस को प्लेस करते हैं वाटर में तो आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू F वाटर इक्वल टू वैक्यूम के फोर्स को आप डिनोट करिए F नोट से बाय 80. तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि जब हमने दो चार्जेस को पानी के अंदर प्लेस किया तो उनका जो फोर्स है वो 1/80 टाइम्स हो गया व्हेन वी प्लेस दिस टू चार्जेस इन वैक्यूम. वैक्यूम में जो फोर्स लगा था दोनों के बीच में वो था F नोट, लेकिन जब आपने वाटर में प्लेस किया तो कितना टाइम रिड्यूस हो गया 1/80 टाइम्स. तो यहाँ से आप किसी भी मीडियम के लिए निकाल सकते हैं एंड कंपेयर द टू फोर्सेस फॉर एन मीडियम एंड वैक्यूम. दिस इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.